ओके, बिफोर आई स्टार्ट फटाफट से मैंने वापस एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया। आपने फर्स्ट क्लास कर ली थी उधर इको की? तो फिर आज समझ नहीं आएगा मेरा बेटा। मैंने इसलिए तो बोला था कोई फायदा नहीं बच्चा, मुझे समझ नहीं आएगा, आपको क्या समझ आएगा? मैं हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा इसमें ज्यादा, बिकॉज दैट्स वाज द रीजन, क्योंकि सेकंड क्लास जो थी वो इंटरकनेक्टेड नहीं थी, तभी मैंने कहा था ये कर ली, बट फ्राइडे से पहले तभी तो बोला था द फर्स्ट क्लास हैज टू बी कवर्ड। हाँ सर सर आई कॉल्ड यू, मैं आपने उठाया नहीं। अगर आज किया होगा तो नहीं उठाया होगा बच्चों, बिकॉज आज आई वाज बिजी विद, तो आज को थोड़ी करोगे बच्चों कॉल। ये शुड बी कवर्ड बिफोर द प्रीवियस क्लास। एक बार आप आगे आ जाओ, इसके साथ बैठ जाना, मैं कुछ फॉर्मूलाज में आपकी हेल्प करूंगा थोड़ा थोड़ा। जस्ट सिट विद शिवन्य। शिवन्य इतने पीछे क्यों चला गया वैसे? एनीवेज, चलो। यस, कॉपी बंद, फिर देख रहा है पीछे चीटर। आप फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड में नहीं थे? लेकिन दोनों में ही नहीं थे। एक फर्स्ट में था। अकाउंट्स की भी नहीं थे ना बच्चों? हाँ कहाँ से? और उसका कवर अप भी नहीं किया आपने? मरवाओगे आज, कोई बात नहीं। यस, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस। ग्रॉस एंड नेट का डिफरेंस। बस बात मत करियो, फिर याद रखियो। यस, ग्रॉस एंड नेट का डिफरेंस। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम। एक बार वो कॉपी खोल के रख दो जो फर्स्ट क्लास वाली फॉर ग्रॉस एंड नेट का डिफरेंस। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑल्टरनेटिव नेम। पीएसटी की फुल फॉर्म। तीसरा नाम सीसीए फुल फॉर्म। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। चौथा नाम सीआरसी की फुल फॉर्म। करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अभी तक ये नहीं याद हुआ, बताओ, तीन नाम है वो भी याद नहीं हो रहे। देन, हाँ फर्स्ट क्लास में थे, ठीक है। देन उसके बाद डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस। एन फीफा की फुल फॉर्म। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम received from abroad minus factor income paid to abroad. Then third one, market price and factor cost का difference. What was the difference? NIT, which is net indirect taxes. And net indirect taxes is nothing but indirect tax minus subsidy. और उसके बाद हमने इतना ही पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, पूरी क्लास निकाल दी थी, आज की भी आधी क्लास शायद उसमें चली जाएगी। छोटा है तो प्लस, बड़ा है तो माइनस। लाइक मैं बात करता हूँ मृगांक से, जो फर्स्ट क्लास में नहीं था। देर आर टू वर्ड्स मेरा पुत्र, ग्रॉस एंड नेट। कॉपी मत देखना, थोड़ी देर के लिए मान लेना ग्रॉस और नेट का डिफरेंस आपको रटा हुआ है, विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब आपको मेरे लिए ये जज करना है ग्रॉस और नेट में। ग्रॉस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच वी हैव टू वर्क आउट, नेट इज ऑन द राइट साइड विच इज गिवन, अगर मैं मैथमेटिक्स टर्म में बात करूं तो। ग्रॉस और नेट में आपको क्या लगता है कौन बड़ा? सिंपल मैथ्स, जो आपको अच्छा लगे। नहीं बच्चों, मैं जैसे आलू खरीदने गया, उसने बोला 500 रुपए किलो, मैं कहा पागल है, ठीक ठीक लगा ले। उसने बोला 400 रुपीज a केजी। नेट नेट कितना लगाया? 400। तो नेट छोटा हुआ है बड़ा हुआ? और वैसे भी नेट में 3 अल्फाबेट्स हैं, ग्रॉस में 5 अल्फाबेट है, याद करने का सबसे टपोरी स्टाइल। तो नेट छोटा है, तो नेट में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, और वो हमने अभी सीखा, वापस मैंने रिकॉल किया। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, इसीलिए बच्चे इसमें क्या ऐड कर दोगे? ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस के अंदर आज हम यूज करेंगे। यही तीन कॉन्सेप्ट बार बार अभी वापस यूज करूंगा। और उसको यूज करने से पहले, व्हाट इज द डिफरेंस, वन डिफरेंस, खुशी, difference between factor income and transfer income, one major difference. Factor income is bilateral. Bilateral, कि मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, आप मुझे पैसा दे रहे हो। ट्रांसफर इनकम इज यूनिलैटरल, इट्स लाइक मेरा बर्थडे था, मैंने पापा को बोला मेरे को कुछ ले दो, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपीज दे दिए। डिड आई अर्न इट? नो, इट्स जस्ट रिसीव। So that's why we say factor income is bilateral, transfer income is unilateral. Factor income is a earning concept and transfer income is a receipt concept, सिर्फ मिला है। And that is the another reason, जो थर्ड पॉइंट याद रखना जरूरी है, factor income is taken into account while calculating national income, but transfer income is, क्योंकि फैक्टर इनकम सर्विसेज दी, पैसा मिला, वो काउंट होगा, और अदरवाइज ट्रांसफर इनकम है तो वो काउंट नहीं होगा। तो चलते हैं आगे, तक क्वेश्चन लिखते हैं अब। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे आपको समझाने की। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो,
लक्षित आवाज आ रही है बेटा? दायशा आपको आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। You are required to compute gross national income. From the information given below, you are required to compute gross national income. लिखते हैं बच्चों, इन करो। नंबर 1, GDP ₹10,000। नंबर 2, CFC, फुल फॉर्म सबको पता है इसकी, इसलिए मैंने आज पूछ ली थी। जस्ट टू सेव टाइम मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं। नंबर 3, GST, GST की फुल फॉर्म Goods and Service Tax. Goods and Service Tax is an example for indirect tax. बस याद आपको रखना है, इससे ज्यादा मेरा कोई काम है नहीं पुत्र। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ₹400। And last but not the least, subsidies 1600. Subsidies 1600। ब्रेगान समझने की कोशिश करेगा और मैं किसी से पूछूं, आज हम रेस लगाएंगे। यस, स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट क्लास की थी मृगांक, उसमें ये 3 चीजें ये बोली थी पुत्र जो मैंने अभी बोली, और उसके ऊपर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड मैंने लिखवाया था, यस ईशान क्या लिखवाया था मेरा बेटा? इनकम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट, नहीं कोई बात नहीं, कॉपी खोल के देखो आपको यार। थैंक यू। Income is always calculated at factor cost, and question says find product. Product is always calculated at market price, क्योंकि प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा होता है। सो ये बाय डिफॉल्ट रूल्स हैं, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड इनकम, यानी एट फैक्टर कॉस्ट काउंट करना है, और अगर वो बोलता है फाइंड प्रोडक्ट तो एट मार्केट प्राइस काउंट करना है। सो बेस्ड ऑन दिस, स्टार्टिंग विद आरना गुप्ता, जब मैं आंसर लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखूं बेटा? हरी अप। नहीं वो अब एब्रीवेशन में लिखना है बच्चों, वो तो नाम था, उन्होंने बोला मुझे उसको एब्रीवेशन फॉर्म में लिखना है। सबको समझ आया क्यों? क्योंकि इनकम तो प्रोडक्ट से आती है, तो ग्रॉस नेशनल इनकम मींस ग्रॉस नेशनल इनकम मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बट उसने वर्ड क्या बोला? इनकम। पर हमने भी आपके लिए दोबारा बोल दिया था, इनकम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, इसीलिए हमने लेफ्ट साइड पे क्या लिख दिया? जीएनपी एट एफसी इक्वल्स। अब आप अपने क्वेश्चन में देखो आरना गुप्ता, आपको क्या दिया हुआ उत्तर? जीडीपी। जीडीपी दिया हुआ है, बट उसने बताया नहीं, तो दिस जीडीपी एस एमपी। थैंक यू वेरी मच। यहां तक समझ आया सबको? क्लियर है बच्चों यहां तक? लेफ्ट में हमने एफसी क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इनकम, इनकम इज ऑलवेज एट फैक्टर कॉस्ट। राइट में हमने एमपी क्यों लिखा? वो कहता है प्रोडक्ट, मतलब एट मार्केट प्राइस बाय डिफॉल्ट रूल। अब ग्रॉस एंड ग्रॉस सेम है मेरा पुत्र, डोमेस्टिक छोटा है, और डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस एन फीफा। एन फीफा मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस एन फीफा। डोमेस्टिक छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा। नेशनल वो तो बहुत बड़ा होता है, आवाज में भी देखो कितना बड़ा दम आ जाता है। तो डोमेस्टिक छोटा है, इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया NFIFA, कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद मार्केट प्राइस छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, कॉस्ट में प्रॉफिट और टैक्सेस ऐड होते हैं, तब जाके तो मार्केट प्राइस बनता है। इसीलिए मार्केट प्राइस बड़ा होता है तो माइनस, क्योंकि बड़ा है तो माइनस कर दो, छोटा है तो, तभी तो जाके आपकी वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। 10th वाली केमिकल इक्वेशन और 12th वाली LHS RHS। बस पहले मैंने क्या, मैंने क्वेश्चन की वैल्यूज पढ़ी नहीं पढ़ी? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। उनके साथ भी आज यही कर रहा था।
सब इंडिविजुअली सॉल्व करने बैठते हैं, क्वेश्चन को 2-2 बारी पढ़ते हो, वहां टाइम वेस्ट, गलत फिगर देख जाते हो, वहां पे टाइम वेस्ट। तो फर्स्ट जॉट डाउन वट एवर यू नो अबाउट दैट फॉर्मूला और अबाउट दैट क्वेश्चन, देन यू स्टार्ट। मैंने अभी तक वैल्यूज पढ़ी ही नहीं, मैंने तो अपना फोकस रेडी किया कि मुझे करना क्या है। एक जीडीपी एट एमपी 10,000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल HSKG, हटा सावन की घटा, मुझे चाहिए नहीं। मेरे फॉर्मूला में कहीं डेप्रिसिएशन यूज हुआ पुत्र? नहीं हुआ, वो आपको फालतू में दे रहा है, मैं क्यों यूज करूं? एक मिनट, व्हेन आई कंप्लीट देन यू आस्क। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कितना है मेरा पुत्र? 1,000 ब्रैकेट में लिख दिया। हाँ 1,000 ये पुत्र। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है इस बार, टू अब्रॉड है। फ्रॉम मतलब आ रहा है, प्लस टू मतलब जा रहा है, माइनस, इसीलिए पुत्र यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। एंड सब्सिडीज, हाँ वो बीच में नहीं बोलना होता क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता यार, आप ऐसे पूछ लोगे मैं फिर वही सोचने बैठ जाऊंगा। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, सो आवर आंसर कम्स 10,200। ये लिख के आना होगा पुत्र, क्या? करोड़। अगर ऊपर लिखा है फिगर्स इन करोड़, तो आपके फाइनल आंसर में वर्ड करोड़ नहीं होगा, आपको 100 नहीं मिलेंगे। उनको बहाना मिल गया आधा नंबर काटने का। कुछ समझ आया मेगा? इतना ही था, बट गेम वही है। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैं करूंगा। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस, एनफीफा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस, एनआईटी। राइट हैंड साइड पे आपको लगता है आपका कंपोनेंट छोटा है, व्हाइल कंपेयरिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू ऐड, बड़ा है यू हैव टू माइनस। लाइक डोमेस्टिक छोटा था पुत्र, इसीलिए एनफीफा प्लस किया, मार्केट प्राइस बड़ा था इसीलिए एनआईटी माइनस किया। बट डिफरेंस हमें याद करके रखना है, एंड अकॉर्डिंगली एलएचएस आरएचएस को कंपेयर करते हुए आरएचएस में अगर छोटा फिगर है तो प्लस करके चलूंगा, बड़ा फिगर है तो माइनस करके चलूंगा। यस मेरा माइनस, सिंपल। फ्रॉम में पैसा आता है, टू में पैसा, और आ रहा है तो पॉजिटिव फिगर है, जा रहा है तो, इसीलिए बच्चों मेरा साइन तो प्लस का था, बट टू की वजह से वो नेगेटिव फिगर है, इसीलिए वो प्लस इंटू माइनस माइनस। Yes, it means factor income paid to abroad is bigger than factor income received from abroad. मतलब मैंने कमाए 2 रुपए, खर्च दिए 5 रुपए, तभी तो माइनस का 3 आया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, सॉरी सीधे कंप्यूट फैक्टर इनकम स्लैश, वो इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बना सकते हैं, तो उनका जो मन करे। फैक्टर इनकम बोलेगा उसका भी मतलब सेम है, अभी हम बात करेंगे। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक इनकम, NDP एट FC, NVA एट FC, वो कुछ भी बोल दे, सारी एक ही चीजें हैं। यू कॉल फैक्टर इनकम, you call domestic factor income, you call domestic income, you call it as net domestic product at factor cost, you call it as, मैं बता रहा हूँ, net value added at factor cost। अब जरा ध्यान देना बच्चों, एज पर जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी, दिस इज व्हाट इट मींस कि NDP at FC is equal to MBA at FC। जब थियरी पढ़ोगे, मैं आपका नाम भूल गया, शौर्य, जब आप थियरी पढ़ोगे पुत्र, थियरी में डोमेस्टिक की डेफिनेशन अलग है, वैल्यू एडिड की डेफिनेशन अलग है, बट न्यूमेरिकल करते वक्त दोनों का पर्पस सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं, while doing mathematical numericals, DP represents, यानी V represents D and A represents, यानी वैल्यू एडेड इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको याद रखना बच्चों, ये बहुत बार यूज होगा, बट आई से अगेन शिवन्या, practically they are same, numerically they are same,
थियोरेटिकली डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन अलग है और वैल्यू एडेड की डेफिनेशन अलग है, जो हम आने वाले टाइम में करेंगे, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट। क्लियर है दाशा बेटा? Yes, sir. ऑलराइट, लिखते हैं बच्चों नंबर 1। लक्षित, इज दैट क्लियर? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाता हूँ। इस बार नहीं दिया उसने तो आप भी मत लिखना, मैंने जान के ऐसे छोड़ा बच्चों। जीएनपी 12,000, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ₹1,500, जीएसटी ₹1,400, एक्साइज ड्यूटी ₹600, फिरफा ₹400। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बट आई थिंक मृगांक को भी मालूम पड़ जाएगा धीरे धीरे। फिरफा इज फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम, जब आप फर्स्ट क्लास कवर अप कर लोगे, बट आपके लिए मैं फुल फॉर्म बोलता रहूंगा। फिरफा इज मेरा पुत्र 450, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कुछ फिगर्स गलत लिख गया क्या, एक मिनट ना। जीएनपी हमने कितना लिखा है एक बार देखना बच्चों, 12,000, जीएनडीआई 1,500, जीएसटी 1,400, एक्साइज ड्यूटी 600, फिरफा 400, फिरफा इज 400, एनआईटी 450, 450, एंड देन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ध्यान देना इस बार खुशी, मैं बात तो किसी और से करूंगा, बट जस्ट फोकस जब मैं डिस्कस करूंगा उत्तर भी। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, पेपर में ऐसे बॉक्स डाला हुआ थोड़ी आएगा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फ्रॉम लिखा है या टू लिखा है? टू अब्रॉड, एंड नंबर 8 सब्सिडी, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एनडीपी। हाँ उत्तर, सब्सिडी कितना है? सब्सिडीज, सॉरी मैं लिखना भूल गया, ₹150। नाउ मेरी और मृगांक की बारी। आई ट्राई टू गिव यू सम कंफर्ट इफ आई कैन। देखो इतने सारे नाम है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते याद होगा एक ही चीज के अलग अलग नाम है, बट फिलहाल एब्रीविएशन वाइज ये क्या बनता है मतलब? एनडीपी एट एफसी, तो जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा बेटा। अब अपने क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या गिवन है, जीएनपी इज द फर्स्ट कंपोनेंट गिवन। पेपर में क्या होगा आपका नाम भी अभी याद नहीं। जी हाँ। जी हाँ, पेपर में क्या होगा जरूरी नहीं है जीएनपी फर्स्ट नंबर पे दिया हो सकता है लास्ट नंबर पे दिया हो। तो पहले आपको ढूंढना है कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो गिवन है, जिसकी हेल्प से मैं प्लस माइनस करके आगे प्रोसीड कर सकता हूं। तो ठीक है, जीएनपी दिया हुआ है, तो मैंने पूछा मृगांक से जीएनपी फैक्टर कॉस्ट लिखूं या मार्केट प्राइस? ये अब आपको जज करना है, जो मैं पिछले 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, 5-10 मिनट वोटेवर। यस, क्योंकि प्रोडक्ट इज ऑलवेज एट मार्केट प्राइस, इनकम इज ऑलवेज एट फैक्टर कॉस्ट, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज। ये बाय डिफॉल्ट रूल है मेरा बता। तो मैंने यहां लिख दिया एमपी। नाउ ग्रॉस छोटा होता है या बड़ा? बड़ा। और ग्रॉस और नेट का डिफरेंस बोलने दे यार, वो पहली क्लास में नहीं। नहीं सॉरी नहीं पुत्र, अच्छा लगता है जब आप बोलते हो, बट ये है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंफर्ट। ओके, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया पुत्र क्योंकि बड़ा था। देन एन नेशनल एंड डी डोमेस्टिक, राइट हैंड साइड के बेसिस पे जज करना है बड़ा या छोटा। राइट हैंड साइड पे एन मींस नेशनल है, तो नेशनल छोटा है या बड़ा? बड़ा। तो मुझे नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस पता है क्या होता है, एन फीफा। तो प्लस करूं या माइनस? नेशनल तो ऑलरेडी बड़ा है, इसीलिए माइनस एन फीफा। राइट हैंड साइड पे जो कंपोनेंट अगर वो बड़ा है तो उनको डिफरेंस को मुझे माइनस करना है, छोटा है तो उनके डिफरेंस को मुझे प्लस करना है। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस छोटा है या बड़ा है? मार्केट प्राइस बड़ा। बड़ा है। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस
मैं आपके लिए बोल देता हूँ एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस, एनआईटी कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसीलिए उसको भी क्या कर दिया उत्तर माइनस। यहां तक कोई डाउट? वही फर्स्ट थ्री कंपोनेंट है उन्हीं को पहले लिखा। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। 12,000 इज द जीएनपी एट एमपी। नाउ डिस्पोजेबल इनकम, शौर्य उसने दिया, डिस्पोजेबल इनकम को अगर हम इंटरप्रेट करें, यानी मेरी इनकम है मैं उसको डिस्पोज कैसे करूं, वो तो कमाने के बाद वाली बातें हैं। अभी तो हम कमाना कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी मुझे इस पर कंपोनेंट से फर्क। तो बापूजी के 3 बंदर एक क्या कहता है, बुरा मत देखो, इग्नोर मार दो, आई डोंट नीड इट। मेरी इनकम है मैं उसको कैसे डिस्पोज करूं उसके बारे में बता रहा है कि इंडिया की इनकम कैसे डिस्पोज होती है। मान लो मैंने 10 करोड़ कमाया, 4 करोड़ खर्च दिए, तो डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची, 6 करोड़। मुझे उससे क्या लेना देना, पहले कमा तो लूं यार, उसके बाद बात करूंगा। देन जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो एनआईटी के ब्रैकेट में आ जाएगा, एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एनआईटी का इटसेल्फ फॉर्मूला था बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया उत्तर कितना। दिया हुआ है एनआईटी, थैंक यू वेरी मच। यही मैं चाहता हूँ, आज वो बच्चे भी यही गलती कर रहे थे, अभी बता के हटा। तो जब एनआईटी ऑलरेडी दिया है, मुझे उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से कुछ भी लेना देना, इग्नोर एंड सीधा क्या उठा लो। बट सर अगर हम जैसे एक्साइज ड्यूटी का डायरेक्ट टैक्स है ना, हाँ, तो अगर हम जीएसटी प्लस और एक्साइज ड्यूटी करेंगे वो 2000 होगा। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है उन्होंने बाकी सब्सिडी जो अदर सेक्टर्स को दी हो उन्होंने मेंशन ही ना की हो। तो जब मेरे पास एनआईटी दिया है, मुझे इंडिविजुअल कंपोनेंट से कुछ भी लेना देना नहीं। देन एक्साइज ड्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, लास्ट क्लास में लिखवाया था, किसको याद है? हु रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी? इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको याद है, बट यस छोटी सी डेफिनेशन लिखवाई थी, एनीबॉडी रिमेंबर्स? यस शिवन्या, दाइशा, कॉपी खोल के मत बोलना बस। नहीं याद। नहीं याद, ये गलत बात है बेटा। यस लक्षित, थोड़ा याद है? बहुत याद है बट लाइक पूरी डेफिनेशन नहीं आती। आई जस्ट नो कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। ट्रांसपोर्ट, इट इज a tax levied at the time of manufacture of goods। छोटी सी वन लाइनर डेफिनेशन है, बिफोर योर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड लीव द फैक्ट्री you have to pay a tax which is known as excise duty. So excise duty is a duty which is levied or levied whatever on the manufacture of the goods. So that's why it is a indirect tax, क्योंकि लगी प्रोड्यूसर पे, रिकवर किससे कर ली, कंज्यूमर से। ये अब आपको अभी के लिए एडजस्ट करना है कि क्यों ऐसी बातें हो रही है, वो हमने डेफिनेशन लिखी थी। ओके, फिरफा, फिरफा इज ए पार्ट ऑफ, अब मैं गलती नहीं करूंगा, फिरफा इज ए पार्ट ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एनफीफा एंड एनफीफा इज ऑलरेडी गिवन, तो मुझे इससे मतलब नहीं। अब आपके पास दिया हुआ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम नहीं दिया, क्या दिया है, टू अब्रॉड। पिछले क्वेश्चन में भी टू दिया था, यहां भी टू दिया है। फ्रॉम होता है तो प्लस होता है, टू होता है तो, बट उसकी फिगर के साथ भी एक माइनस है, इवेंचुअली इट इज प्लस। टू की वजह से माइनस, उस फिगर के साथ माइनस, प्लस, इसका मतलब इवेंचुअली यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -40। और ये माइनस कौन से वाला है, तो प्लस प्लस 40 माइनस मेरा बेटा इधर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता है 40 रुपीज, तो आप उसे क्या करते हो, अरे छोड़ो उधर ना, इधर बात करो। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर होता है तो आप उसे क्या कर रहे थे बेटे, कुछ माइनस साइन लगा के सॉल्व कर रहे थे। अब मैंने आपको दिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और वो भी -40, तो क्या लिखोगे, प्लस 40, क्योंकि माइनस टू की वजह से और ये एक और माइनस, तो क्या लिखोगे, तो मैंने एन फीफा की जगह क्या लिख दिया, 40, और ये माइनस का साइन तो इनिशियल फॉर्मूला के कैलकुलेशन की वजह से। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, आई कैन टेल इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, इसको जरा छोड़ो। अगर मैं आपसे बोलूं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सॉरी फ्रॉम अब्रॉड ₹40, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला में प्लस माइनस क्या चल रहा है उसको छोड़ दो, वो तो छोटा बड़ा की वजह से हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर। अगर आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, तो आप वहां पे कौन सी फिगर लिखोगे,
40, उसके आगे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो, इज दैट क्लियर? अगर मैं आपको दूं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, -40 और मैंने लिखा है यहाँ पे 40 है, बट यहाँ 2 लगा, 2 का मतलब ये फिगर क्या है, क्योंकि फ्रॉम छोटा है और टू, तो आप जो अपना इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो वहां पे क्या वैल्यू लिखोगे, -40, और उस फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, इज दैट क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों, मैंने आपको क्या दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और फिगर क्या दी, तो आपके लिए फिगर क्या बनी, इस 2 की वजह से माइनस, और ये भी एक माइनस, तो ये फिगर क्या बनी, 40, और वहां पे फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो समझा, फॉर्मूला में यहाँ पे क्या है, माइनस, फॉर्मूला में यहाँ पे क्या है पुत्र, माइनस, इसीलिए मैंने माइनस का साइन वो कैरी ओवर किया, और ये फिगर क्या आई, 40 क्यों आई, क्योंकि फिगर के साथ क्या लगा हुआ है, बोलो बेटा मेरे साथ, माइनस, और यहाँ पे वर्ड क्या है, और 2 की वजह से भी क्या आता है, तो माइनस इंटू माइनस, इसीलिए वो 40, और ये माइनस कौन सा आया, जो फॉर्मूला था। ये गलती आप पेपर में बहुत बारी करते हो पुत्र, आज भी बच्चे कर रहे थे, पेपर है 18 तारीख को, बट 15 में से सिर्फ 5 बच्चों का ठीक था आज। तो ये नहीं समझ आ रहा, दोबारा पूछ लो, मैंने इस बार पैटर्न चेंज किया, मैंने कहा भूल जाओ, जो इक्वेशन में प्लस माइनस है मुझे उससे कुछ लेना देना क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो इक्वेशन की वजह से, बड़ा छोटा की वजह से, अगर मैंने ये 3 सिचुएशंस ली और ये वैल्यूज ली, इसमें कोई डाउट है तो पूछ, फ्रॉम है तो प्लस होता है, टू है तो, और 2 के साथ माइनस लग गया तो माइनस इंटू माइनस, तो आज मैंने जो क्वेश्चन दिया वो इस सिचुएशन पे है ना, तो इसीलिए मुझे फिगर क्या लेनी पड़ी, नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कौन सी फिगर लेनी पड़ी, 40, और अब फॉर्मूला में माइनस था तो वो माइनस हो गया, प्लस होगा तो प्लस हो जाता। क्लियर है बच्चा बाटी, ईशान, शिवन्या, कनव, लक्षित, अब आप इसको सॉल्व कर दो बेटा, कितना आंसर आ रहा है बताओ, और सर हेडफोन हाँ बच्चों, डेरिवेशन अगर नहीं किया तो नहीं एक सेकंड वन बार, पहले इसके बारे में, सर रिसीव फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जब दे रखा है तो उसमें फिर ऑलरेडी कंसिडर, क्योंकि देखो सुनो मेरी बात, जब आप बोलते हो NFIFA, इसका मतलब क्या है, फिरफा माइनस, यानी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, और मैंने इस बार क्या दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिफ्ता माइनस, तो फिरफा तो उसमें ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, इसलिए मुझे उससे मतलब, जैसे NIT दिया था तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स को शौर्य क्या कर दिया था, सिमिलरली अगर एन फीफा मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम और टू कुछ भी दिए तो उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑलरेडी कंसिडर हो चुके हैं। क्लियर है था बेटा, सर्वांगी, यस, आरव, या क्लियर है बेटा, कनव, यस आंसर आ जाएगा बच्चों, रुपीज आई थिंक 11,500। अगर एप्लीकेशन नहीं तो जीरो कंसीडर इस क्वेश्चन में जीरो हो गई, बट हमेशा वो जरूरी नहीं। आज देखो इस बच्चे का क्वेश्चन जरा सुनना, मैं गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो बेटा, मेरे को लिख के बताना चाहिए था, राइट इधर ध्यान दे बेटा, Yes, sir. -0, जॉनी जॉनी डेप पापा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी नहीं थी, तो इसका मतलब जरूरी है हर बार 0 होगा, नहीं। आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और करूंगा जहां पे इनडायरेक्टली आपको डेप को डिराइव करना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन करूंगा मैं अनन्या के साथ, अनन्या ही है ना नाम, पांडे तो नहीं हो ना, तो ठीक है। किसी को डाउट, कुछ लिखना है बच्चों फटाफट से लिख लो। तो एक और चीज सॉरी ईगो में मैथ्स हुआ करो तो वो जो क्वेश्चन आपको कल दिखाया था ना sin इनवर्स x होल स्क्वायर cos इनवर्स x होल स्क्वायर मैथ्स में एग्जांपल में ऐसा डिलीटेड है बच्चों सिलेबस में, तभी अभी कह रहा हूँ एग्जाम्पल अभी मत, हमने आज करा दिया यार मैं तुम्हारे स्कूल का कुछ नहीं कर सकता। यस डन, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मतलब,
कंप्यूट नेक्स्ट नेट नेशनल इनकम, ये क्वेश्चन मैं और अनन्या करेंगे। कंप्यूट नेट नेशनल इनकम। नंबर 1, NVA at FC। नंबर 2, फिक्स कैपिटल कॉस्ट, ₹4,000। नंबर 3, नेट करेंट ट्रांसफर, फ्रॉम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया रो, मतलब रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। बहुत लंबा हो जाता है ना नाम, मैंने इसलिए शॉर्ट में लिख दिया। रो का मतलब यहाँ पे रोना नहीं है बेटा, रो का मतलब ये रो कॉलम वाला रो भी नहीं है, दिस इज रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। अमाउंट लिखो सर। सॉरी माय बैड मेरा पुत्र। 420। GST 1400। नंबर 5, सब्सिडी 300। एंड नंबर 6, फिर 1000। मेरी और अनन्या के बारे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखो? कुछ कुछ समझ आ रहा है मृगांक बेटा? एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, आज भी फर्स्ट हाफ में वही हो रही है, उसके बाद कुछ नया स्टार्ट होगा। यस मेरा बच्चों, मैंने बताया था अभी। यस, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखेगा मेरा बच्चा? एट इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने इनकम बोला ना। यहीं पे अगर प्रोडक्ट बोला होता तो आप क्या बोलती? मार्केट प्राइस। तो ठीक है मेरा पुत्र, आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले लिखा NNP@FC। राइट हैंड साइड पे आपको पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों? तो आप लिख दोगी NVA@FC। और आपको पता है और मुझे भी पता है, माइंड में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से V विल बी रिप्लेस विद D एंड A विल बी रिप्लेस विद, यानी जिसको हम नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कह रहे हैं, उसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, थ्योरी में नहीं मेरा पुत्र। अभी फॉर्मूला में लिख सकते हैं। नहीं वो गलत है, वहां पर टीचर नंबर काट देगा पुत्र। जब उन्होंने लिख के दिया है NVA@FC, तो आप उसका नाम कैसे बदल सकते हैं? नहीं भाई, वो सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, थियोरेटिकली टोटली डिफरेंट है, तो मत चेंज करना, नहीं तो नंबर आंटी काट लेगी, आपको भी काट लेगी और नंबर भी काट लेगी। सिंपल। और क्या बोलूं यार, सुन नहीं रहा मेरी बात? ओके। सो ये ए आपका पी का काम करेगा और वी किसका काम करेगा? हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना बच्चों साइड पे कि NDP@FC is equal to NV@FC, it means VA will be replaced with DP for numerical solving point of view, only for numerical solving point of view। ओके ना, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। अब आप और मैं मिलके स्टार्ट करते हैं। एन एन ये तो सेम है ना? उसके बाद वी का मतलब डी, यानी डोमेस्टिक, और यहाँ पे एन का मतलब नेशनल। डोमेस्टिक छोटा या बड़ा? हमेशा छोटा या बड़ा क्या सोच के बोलना है? राइट हैंड साइड के बेसिस पे। डोमेस्टिक छोटा या बड़ा? और डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस? एन फीफा। डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस मेरा मतलब एन फीफा, तो इसलिए एन फीफा को क्या कर दिया? प्लस। उसके बाद मेरा मतलब पीपी तो सेम है, देन फैक्टर कॉस फैक्टर, अरे ये भी सेम है, मतलब मुझे और कुछ करना ही नहीं है। अब आराम आराम से बात करते हैं। NV@FC कितना मेरा मतलब? 50,000। नेट करेंट ट्रांसफर, ध्यान देना अमरीका, करेंट ट्रांसफर का मतलब ये फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है? बोल मेरा पुत्र। नेट करेंट ट्रांसफर, नेट करेंट ट्रांसफर मींस मेरे पास पैसा आया,
यूनिलैटरल और बाईलैटरल। ट्रांसफर मींस यूनिलैटरल। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम अभी तो बताया था 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। ट्रांसफर मींस यूनिलैटरल और बाईलैटरल। तो भारत माता तुझे कुछ नहीं आता, बापूजी के 3 बंदर। खुश, काट दिया, मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट, जीएसटी इज ए पार्ट ऑफ एनआईटी। अभी बाद में बात करते हैं। जीएसटी एनआईटी मेरे काम का नहीं है, काट दिया। सब्सिडी मुझे चाहिए ही नहीं। फिरफा, फिरफा इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम माइनस, मैंने देखो क्या लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिफ्टा पर फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड नहीं दिया हुआ। क्योंकि एन फीफा, अगर आपने उसकी कॉपी में देखा था, एन फीफा इज नथिंग बट, मैंने अभी लिखा भी था आपके लिए 2 मिनट पहले, फिरफा माइनस फिफ्टा। फिरफा मींस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। और पेड टू अब्रॉड नहीं दिया तो मैं पैदा करूंगा? नहीं, कर भी नहीं सकता। तो इसलिए लिख दिया, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मेरा ये क्वेश्चन तो बच्चा पार्टी खत्म हो गया। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था शिवन्या, ये फिक्स कैपिटल कॉस्ट है क्या बता। तो मैंने कहा जब तक मेरा काम चल रहा है तो अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। मतलब मुझे क्या सोचना है, क्या है क्या नहीं, बट यस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है। मान लो पेपर में ये नाम लिखा आ गया, तो बताओ आपके लिए ये कंपोनेंट किस चीज का काम कर रहा है, स्टार्टिंग विद ताइशा। Um, I'm not sure. नेवर माइंड, अकाउंट्स के बच्चों से मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होगी, बट लेट मी सी हु कैन आंसर। कनव, Yes. फिक्स कैपिटल कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये कौन सा कंपोनेंट होगा। हाँ, इतना मैं हिंट दे सकता हूँ, फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया था और आज जो पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये नाम बताया नहीं था। आई वॉन्ट यू टू जज इट। Is it इंड depreciation? इज अ राइट आंसर दायशा। इंस्टा पे रील देखी क्या इसकी? नहीं नहीं, वो अभी मैंने ढंग से पढ़ा तो मुझे याद है कि स्कूल में कर रहा था क्वेश्चन। थैंक यू। तो जहां पे आपने 4 नाम लिखे थे ना बच्चों डेप्रिसिएशन के, वहां स्लैश करके एक और नाम लिख दो, फिक्स कैपिटल कॉस्ट। समझो बच्चों, कैपिटल कॉस्ट का मतलब क्या, मशीन? नहीं नहीं बच्चों, ये वाला So I just figured that फिक्स कैपिटल कॉस्ट। सो फिक्स कैपिटल कॉस्ट इज अनदर नेम फॉर depreciation. So तो जहां पे मैंने बहुत सारे नाम लिखवाए थे उसी के साथ ऐड करके लिख दो बच्चों। बट आज हमें डेप्रिसिएशन की आना जरूरत नहीं है। हाँ मेरा समझ गया कि मुझे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, वो मतलब इज इट दैट नथिंग वे टू राइट फीफा। नो बेटा, आप समझ ही नहीं रहे। मैंने अमेरिका को अपनी सर्विसेज भेजी, ऑनलाइन पढ़ाया, उन्होंने पैसा दिया। यूनिलैटरल और बाईलैटरल, ट्रांसफर इनकम या फैक्टर इनकम। थैंक यू। और इंडिया की इनकम में कौन सा काउंट होता है? फैक्टर इनकम। सेकंड केस, मेरे ताऊ जी रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। मैंने कहा ताऊ जी आई लव यू, मेरा बर्थडे आ रहा है 18 ईयर्स का, वैसे तो 50 का हो रहा हूँ रिलेटेड, 18 साल का हो रहा हूँ, क्या दे रहे हो? कह रहे $1000। उन्होंने मुझे दे दिए, ही ट्रांसफर्ड $1000 टू मी। सो इज इट यूनिलैटरल और बाईलैटरल? ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। $1000 आ गए। अब उनके बेटे का बर्थडे आया तो मेरा भी तो हक बनता है, बट मैं छोटा हूं तो मैंने छोटे पैसे दे दिए, $200 दे दिए। अरे सुन तो सही यार, अब मेरे पास कितने डॉलर्स बचे? $800। क्या मैंने कमाए? तो फिर मैं कैसे ऐड कर दूं नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज ए अर्निंग कॉन्सेप्ट, फैक्टर इनकम कॉन्सेप्ट नॉट। इसीलिए तो लास्ट क्लास में मैं डेफिनेशन वाइज बात की थी। फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है। एक यूनिलैटरल है, एक बाईलैटरल है। एक नेशनल इनकम में काउंट होता है और एक नेशनल इनकम में काउंट, तो ये तो ट्रांसफर इनकम है, तो क्यों काउंट होगा? इज दैट क्लियर एवरीवन? लॉक कर दूं बच्चों? डन। ऑलराइट, चलते हैं आगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो आई रिपीट, अपनी उस लिस्ट में ऐड कर देना जहां पे आपने डेप्रिसिएशन के बहुत सारे नाम लिखे थे। इट इज अनदर नेम। हाँ मेरा पुत्र, नहीं, मेरी आदत है बच्चों जिससे मुझे याद रहे कि एन फीफा का कंप्लीट फॉर्मूला इज फिरफा माइनस फिरफा, सो दैट आई कीप ऑन रिमाइंडिंग दैट फॉर्मूला इन माय माइंड। चलो, मैंने आपसे कोई एक क्वेश्चन ऐसा किया था, खुशी एक बार चेक करना बेटा। अरे बाप रे, कि जिसके अंदर मैंने खाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाई हो। डिड आई गिव एनी क्वेश्चन लाइक दैट? चलो, लेट मी डू 2 क्वेश्चन ऑन दैट। लास्ट ईयर तो नहीं करवाए थे, बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो यू एज अ टीचर आल्सो लर्न कि कुछ चीजें
दिखाइए उसकी कौन सा क्वेश्चन। I'll do two small question, just one liner question. For depreciation point of view, important mark करके चलना, पेपर में आ जाते हैं मतलब maybe 2 maybe 3. Question 4, compute depreciation. Depreciation बोलो, current replacement cost बोलो, fixed capital cost बोलो, it's one and the same. फुल फॉर्म पता है सबको इसकी क्या है बेटा? GNDI नहीं पता? अभी तो लिखवाई थी यार, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, अभी लिखी है अभी। जैसे ड्रिंक्स के लिए डिस्पोजेबल ग्लासेस चाहिए होते हैं ना, मतलब कोल्ड ड्रिंक के लिए, वैसे ही डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट NNDI, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बता? अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट छोटा बना दिया जस्ट टू सेव टाइम फॉर द क्लास। पेपर में पता क्या होता है, टीचर आपको 10 कंपोनेंट्स देगी, सारे बच्चे ध्यान से सुनना बच्चों। टीचर विल गिव यू 10 कंपोनेंट्स, GNDI देगी नंबर 2 पे, NNDI देगी नंबर 9 पे, और आपके दिमाग में मेरी वो वाली बात याद रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम से हमें क्या करना, वो तो उड़ाने की बात हो रही है। बट प्लीज आप जरा ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन मिसिंग होगा। अगर मैं आपको मैथ सिखाऊं छोटा सा, ये वाला, हमें नहीं पता डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, कंपोनेंट कंपेयर करो मेरी और ईशान के, NDI NDI सेम, भाड़ में जा। ये N का मतलब नेट है, और इस G का मतलब नेट छोटा है बड़ा, और नेट छोटा है तो उसमें क्या प्लस करना पड़ेगा। तो कहने से मेरा पुत्र बहुत चतुर बन रहे थे ये, इन्होंने आपको डेप्रिसिएशन इनडायरेक्टली दे रखा है 300, और हम कहेंगे डेप्रिसिएशन दिया नहीं, हम जीरो लिखाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। बट वो जीरो कब लिखना है, जब पूरा क्वेश्चन स्क्रॉल करने के बाद, जब पूरा क्वेश्चन स्क्रॉल करने के बाद आप उसको स्टॉप कर चुके हो पूरे क्वेश्चन को, फिर भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। अदरवाइज देयर माइट बी हिडन value of depreciation. They'll give you the component of GNDI, they will give you the component of NNDI, and the difference will be called depreciation. I'll take one more example. Question 5, compute depreciation. बस ये है कि मैं अभी साथ साथ लिख रहा हूँ बच्चों, पेपर में वो आगे पीछे होंगे, सो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दायशा, इज दैट क्लियर? लक्ष्य, यस सर। अब देखो फिर से, इसको ध्यान से देखो, उनमें डिफरेंस ही किसका है, ग्रॉस और नेट का, और इनका डिफरेंस कितना आया, तो ये आपका क्या बन गया, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। ऐसे ही एक दो और आएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा बच्चों, उसके लिए मेरे को जब तक मैं एक्सपेंडिचर मेथड नहीं करूंगा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो ये स्टार्टिंग का बेसिक था, जो अगले 6 मार्कर के न्यूमेरिकल्स में बार बार यूज होगा। उसके अलग अपने कंपोनेंट्स भी होंगे, बट ये मेजर कंपोनेंट है, कॉन्सेप्ट है, जो अगर आप गलत कर देते हो तो आपको 6 में से 2 ही मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे फॉर श्योर। और वो है क्या, इतना ही। पिछली क्लास पूरी लगा दी, फर्स्ट क्लास, आज भी ऑलमोस्ट आधी क्लास से ज्यादा हो गई है। एक ही चीज सिखा रहा हूँ बार बार, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस, NIT। छोटा है तो प्लस कर दो, बड़ा है तो माइनस। We take factor income into consideration or transfer income? Factor income, because it is bilateral income which is to be taken into consideration, not transfer. So far so good. Now let's go further. अब स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन जो इन बच्चों के साथ आपके आने पर मैं अभी कर रहा था, बड़े वाले क्वेश्चन, वो उन्हीं पैटर्न के ऊपर है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, तो लिखते हैं बच्चों, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल।
नंबर 1 इनकम मेथड। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है खुशी? सर इकोनॉमिक्स में मैथ्स क्यों पूछ रहे हो? मेरी मर्जी, कोई बात नहीं। ईशान, टू साइन ए cos B। रटा है ना? रटा है तभी याद है ना? सिंपल सी बात। सेम वे बच्चों, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, ये रूल है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। जिसने भी इकोनॉमिक्स बनाई थी वो कहते हैं बाय इनकम मेथड, जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान देना बच्चों, बाय इनकम मेथड वी गेट, बाय इनकम मेथड वी गेट डोमेस्टिक इनकम। और मैं पिछले क्वेश्चन में लिखवा चुका हूँ खुशी, क्या लिखवा चुका हूँ मेरा बेटा? डोमेस्टिक इनकम बोलो, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम बोलो, फैक्टर इनकम बोलो, एनडीपीएफसी बोलो, एनवीएटएफसी बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो क्या मैं यहाँ सिर्फ एक ही नाम लिख के भी काम चला लूं? एनडीपी एट, डोमेस्टिक इनकम इज नथिंग बट नन ऑफ एनडीपी एट। यानी जब भी क्वेश्चन कहते हैं इनकम मेथड यूज करो अमरीका, तो हमें पता है इनकम मेथड से सबसे पहले शौर्य मुझे क्या मिलेगा? एनडीपी एट एफसी विच इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। सो फार सो, चलते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, ये मैं आपके साथ यूज करूंगा बहुत लेमैन सेंस में, ताकि मेरे को स्कूल की तरह रटवाना नहीं है। पेपर में कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, मैंने एक क्वेश्चन उनके बैच में करवाया, फिर 8 बच्चे कर पाए, 7 बच्चे नहीं कर पाए, क्यों? उनको ये वाला पॉइंट तो रिमेंबर याद था। बिफोर आई राइट दिस पॉइंट, इनकम, इनकम मेथड, बिफोर आई राइट दिस पॉइंट, मैंने बात की मैं पैसा कैसे कैसे कमा सकता हूँ। चलो मेरा छोड़ो, ईशान पैसा कैसे कमाएगा बेटा आने वाली जिंदगी में? चीजें बेचो। मतलब धंधा करेगा, शाहरुख खान की तरह। धंधे से बड़ा कोई नहीं होता। ही विल रिमेन बिजीनेस वाला बिजी, बिजनेस करेगा। अब बिजनेस करेगा, बिजनेस भी अजीब अजीब तरह के है। कहता है सर मैं तो आलू बेचूंगा, 10 का लूंगा, 12 का बेच दूंगा, कॉल्ड ही विल अर्न प्रॉफिट। आरना कहती मेरे को आलू वालू बेचने नहीं आते, आई विल ओपन पीजी फॉर गर्ल्स। व्हाट शी विल अर्न? मुझे लगा कहेगी गर्ल्स। नहीं भाई, पीजी फॉर गर्ल्स से मुझे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, रेंट। ठीक है ना? तो रेंट। फिर मैंने पूछा सर्वांगी आप क्या करोगी? कह रही मेरे बस की ना है ये सब, पापा ने मुझे 2 करोड़ रुपए दे रखे हैं, मैं तो ब्याज पे दे दूंगी, हिंदी में बोल रहा हूँ। आई लेंड इट टू द पीपल एंड आई लर्न। वो जो ब्रिटिश के टाइम पे होता था, याद है ना, जमींदार लोग खून चूस जाते थे, रॉयल्टी। ये भी वैसा बनेगी। तो बोले तो शी विल अर्न इंटरेस्ट। देन Dashes is I'm gonna write some books. I'll become an author. पॉल वॉकर तो गाड़ी चलाता था, सॉरी, एडम स्मिथ, मॉडर्न इकोनॉमिक्स लिखने वाला बंदा है। ठीक है ना? तो एडम स्मिथ की तरह मैं किताबें लिखूंगी, किताबें लिखूंगी उस पे। जब वो किताबें प्रिंट आउट होगी, उसका सर्टेन शेयर मुझे मिलेगा एज रॉयल्टी। क्योंकि वहां पे वो अपने आप को थोड़ी आप सेल आउट कर रहे हो, यू आर जस्ट लेंडिंग योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आपके नॉलेज है उस पे जो आप अर्न करते हो उसे कहते हैं रॉयल्टी। सो ऑल दीज आर व्हाट यू आर डूइंग ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब हॉस्पिटल वाला नहीं, बिजनेस वाले ऑपरेशंस। एंड यू आर अर्निंग मनी विच इज कॉल्ड टू सर्ड में प्लस सरप्लस। वी कॉल इट एज ऑपरेटिंग सरप्लस। वी कॉल इट एज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में कैसे कैसे पैसा कमाया? रेंट आरना, इंटरेस्ट सर्वांगी, रॉयल्टी दायशा, एंड प्रॉफिट ईशान। अब बड़े सारे बच्चे भूल जाते थे, तो एक बच्चे ने एक मीम बनाई थी इसके ऊपर, मेरे ही बैच में अराउंड 5-6 साल पहले, मुझे ही मार दिया। कैसे? कहता है सर रेस्ट इन पीस विद राज। राजेश पूरा नहीं बोला उसने, रेस्ट इन पीस विद राज, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। तो जो ऑपरेटिंग सरप्लस की मैं बात कर रहा था, कवर हो गया ना? आर फॉर रेंट, आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर प्रॉफिट एंड आर फॉर रॉयल्टी। तो रेस्ट इन पीस विद राज, राज मतलब वो पिक्चर वाला राज, शाहरुख खान, वॉट एवर। सो रेस्ट इन पीस विद राज बिकम्स कॉम्पोनेंट जैसे आप पैसा कमा सकते हो। चलो ये तो हो गया धंधा करने वाले लोग। आप कैसे पैसा कमाओगे अनन्या? ये मत कहना एक्टिंग करके, नहीं, वो बिजनेस में प्रोफेशन में ही आ। ये शिवन्या कह रही मैं बनूंगी चीटर अकाउंटेंट और लोगों को चीट करूंगी, मतलब नौकरी करूंगी, कि आई विल डू अ जॉब, आई विल डू अ जॉब, दिस हाउ आई कैन अर्न द मनी, सैलरी कमा लूंगी। सैलरी को हम इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में भी
वर्ड क्या यूज कर देते हैं, रेमुनरेशन। क्यों मिली, क्योंकि इसने अपनी सर्विसेज दी किसको, अपने मालिक को। सो बिटवीन शिवन्या एंड द कंपनी, कंपनी एक्ट एज एन एम्प्लॉयर एंड शिवन्या एक्ट एज अ एम्प्लॉय। तो इसको मैं बोलता हूं बच्चों मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। आई कॉल दिस, लिखेंगे बाद में, पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों। आई कॉल इट एज मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। लेट्स से यू आर मास्टर एंड यू सर्व। So whatever master give to the servant because of master servant relationship, whether in cash or in kind, is a part of COE, which is known as compensation of employees. जिसको आप सैलरी कह रहे हो, that salary is what? Employee is getting compensated for the services given. So we call it as compensation of employees. अब compensation of employees में क्या क्या आएगा, रटते हैं भूल जाते हैं, टीचर लिस्ट लिखवाती है, लिस्ट नहीं लिखनी, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आप कर नहीं पाओगे। एट टाइम्स ऐसा क्वेश्चन आता है, वहां पे आपको सिर्फ क्या याद रखना है, मास्टर ने जो सर्वेंट को दिया बिकॉज ऑफ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट, तब वो सीओई का पार्ट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने आपके लिए नौकरी की, आपने मुझे क्या दिया, कैश, दैट इज कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। मैंने आपके लिए नौकरी की, आपने मुझे शॉफर ड्रिवन कार दी, व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के, टोपी पहन के, दरवाजा खोलते हुए लिए, उसकी सैलरी 20,000 रुपये महीना है, मैं तो नहीं देता, कौन देती है, कंपनी। क्यों, बिकॉज ऑफ इसको कहते हैं बच्चों परक्विजिट्स कॉल्ड बेनिफिट इन काइंड। तो कई बार पेपर में वर्ड वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड लिखा नहीं आता, क्या लिखा आता है, पर्क, थोड़ी सी पेट पूजा कहीं भी कहीं नहीं, वो चॉकलेट वाला पर्क नहीं, इकोनॉमिक्स वाला पर्क विच इज नोन एज वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, दिस इज कॉल्ड बेनिफिट इन काइंड। दिवाली पे क्या मिलता है आपको एम्प्लॉयर से, बोनस। देखो तुम तो चॉकलेट लेके खुश हो लो भाई, नहीं वो बात की बात, बोनस, उसने सही बोला कि दिवाली पे आपको क्या मिलता है, बोनस, बिकॉज ऑफ एंड दैट टू फॉर योर पर्सनल बेनिफिट। देन कम्स, मैं कहता हूँ यार सारे माँ बाप यही कहते हैं, मैं जब छोटा था आपकी उम्र का, तो मेरे मम्मी पापा कहते थे औलाद निकम्मी है, इस पे कौन भरोसा करे, तो वो अपने लिए पिगी बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ते रहते थे कि कल को अगर औलाद निकम्मी निकले तो कम से कम दाल रोटी तो खा ले। अब मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ औलाद निकम्मी है, तो हर कोई ऐसा बोलता है कि भैया पता नहीं औलाद हमें रखेगी नहीं रखेगी, हम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ तो पैसा इकट्ठा करें। तो जब आप जॉब करते हो तो आपके लिए एक पिगी बैंक बना दिया जाता है, उस पिगी बैंक को क्या कहते हैं अभी बात करेंगे। पिगी बैंक बना दिया जाता है जिसमें एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है और एम्प्लॉय भी पैसा डालता है, इसको नाम देते हैं प्रोविडेंट फंड। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करूं, दोनों वर्ड यूज होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। आप देखते हो ना आजकल माँ बाप को उठा के साला आश्रम में छोड़ाते हैं, जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी की बच्चों के नाम, मूवीज में भी देखते हैं और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। मैंने तो अभी रिसेंटली अपनी सोसाइटी में देखा है, बस शॉप। तो लेट इट बी। तो इसीलिए माँ बाप कहते हैं भैया हम अपने लिए कुछ तो जुगाड़ कर लें, और एम्प्लॉयर कहता है इनकी औलाद निकम्मी निकलेगी, मैं इनके लिए कुछ जुगाड़ कर दूं। तो थोड़े पैसे वो डालता है, थोड़े पैसे हम डालते हैं। लेट से 100 रुपए मैंने डाले, 100 रुपए उसने डाले। मैंने कहाँ से डाले, अपनी सैलरी में से। मैंने कहाँ से डाले, अपनी सैलरी में से। उसने क्यों डाले, बिकॉज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बच्चों। ई आर ई ई, पेपर में हमें ई आर बी ई दिखता है और ई भी ई आर दिखता है, आंसर गलत हो जाता है। तो यहां पे मैंने कितने पैसे डाले, 100, दैट इज नॉट काउंटेड, क्योंकि वो तो मैंने अपनी सैलरी में से दिए, और सैलरी तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। जो एम्प्लॉयर ने डाले, क्यों डाले, बिकॉज ऑफ, वो काउंट होगा। तो ये जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में काउंट होता है, क्योंकि दैट इज given by master to the servant for their personal benefit. Then सर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में और कुछ भी आता है, मैं कहा यस। मेरे डैड जब रिटायर हुए 2009 में, मैं अपने डैड की रिटायरमेंट पे उनको लेने गया, तो देखा पापा को 2 चेक मिले हुए थे बड़े मोटे मोटे से। मैं कहा पापा ये तो ऐश हो गया आपकी। कह रहे बेटा पूरी जिंदगी लगाई है, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए। तो उनको एक चेक मिला, लेट से सम एक्स अमाउंट का, और उस चेक के पीछे लिखा हुआ था ग्रेचुटी। क्या लिखा हुआ था पुत्र, ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी, अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। ग्रेचुटी, सर व्हाट इज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी इज अ एक्स ग्रेशिया पेमेंट, मैं टेक्निकल लॉ लैंग्वेज बोल रहा हूँ बच्चों, एक्स ग्रेशिया पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ लीविंग द जॉब,
और ये ग्रेचुटी तब मिलती है, उस एम्प्लॉय को मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में भी कंपलसरी हो गया आजकल, अगर आप लेबर एक्ट में कवर होते हो, मिनिमम 5 साल आपने नौकरी कर ली तो बेस्ड ऑन योर डेजिग्नेशन, बेस्ड ऑन योर सैलरी, एक सर्टेन पोर्शन ऑफ योर सैलरी इनटू द नंबर ऑफ इयर्स यू हैव डन, आपको एक चेक मिलता है while leaving the job, minimum after or at the time of retirement. क्यों मिला? Because of this is also a part of social security benefit called SSS, called social security scheme. Yes बच्चों, महीने की सैलरी या नहीं बच्चों, वो मंथ की सैलरी होती है, उसका सर्टेन पोर्शन, देन इनटू 12 इनटू इयर्स, वो प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। कैसे होता है वो भूल जाओ, मेन काम की बात है, क्यों मिला? बिकॉज ऑफ फॉर माई पर्सनल बेनिफिट, इसीलिए मेरी वो सीओई कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में काउंट होगा। और क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। तो मैटरनिटी लीव कह सकते हो जो एम्प्लॉयर गारंटी करता है। यस, वो भी इसका पार्ट होता है। वो तो वाइल इन सर्विस है ना, वो तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में आगे होता है। आपको जो मिल रही है वो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश ही है, चाहे आप काम कर रहे थे चाहे आप नहीं। जैसे मैं आपके साथ एक और एग्जांपल ले, मेरे डैड रिटायर जब हुए, मेरे डैड को एक और चेक मिला। मैंने कहा, पापा ये किस चीज का है? मुझे तो खैर पता था, बीइंग ए सीए आई टीच ऑल दैट, तो आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। पापा कहते हैं बेटा देख, मैं जब जॉब करता था, जॉब में यू गाइस माइट बी अवेयर, जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं, साल में यू आर अलाउड टू टेक 30 days लीव, किसी कंपनी में 15 days लीव, किसी में टीचिंग जॉब है, सरकारी नौकरी है, 2 महीने की छुट्टी अलाउड है। सर 2 महीने की छुट्टी अलाउड का मतलब क्या है, या 15 दिन की छुट्टी अलाउड का मतलब क्या है? आपने पूरा एक साल में से 15 दिन छुट्टी मार दी, सैटरडे संडे छोड़ के, जिन फॉर्म में सैटरडे संडे ऑफ होता है बच्चों, उसको छोड़ के आपने 15 दिन और छुट्टी मार ली। 15 दिन छुट्टी मारी, आपको उसके भी पैसे मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड लीव यू अर्न, पेड लीव। उसको टेक्निकल वर्ड होता है लीव विच यू अर्न। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक आर्ना गुप्ता जैसे बनिया, और एक मेरे जैसे पंजाबी। नाउ लीव, 15 दिन की मेरी सैलरी बनती है लेट से 40,000 रुपए, क्योंकि मेरी मंथली सैलरी है 80,000। तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे पूछा, भाई पैसे अभी चाहिए या रिटायरमेंट पे? मैं कहा भाई रिटायरमेंट किसने देखी, अभी दे दे, फोन ले आऊंगा जाके, आईफोन नया आ गया। मैंने लीव को एनकैश कर लिया, एनकैश कर लिया मीन्स पैसे ले लिए, व्हाइल आई एम स्टिल वर्किंग, बिकॉज ऑफ, वो भी काउंट होगा, बट वो काउंट होगा एज बेनिफिट इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन कैश का पार्ट बन गया। अब आर्ना गुप्ता ने दिमाग लगाया, बहुत चंटे है, बनिया है ना, बनिया दैट द बेस्ट बिजनेसमैन। कह रही आज मेरी सैलरी है 80,000 रुपए, कल को मैं 20 साल बाद जब रिटायर होंगी और एक भी छुट्टी नहीं मारूंगी, बीमार ही नहीं होंगी, जस्ट कैलकुलेशन वाइज, और उस समय मेरी सैलरी होगी एज ए सीईओ लेट से 5 लाख। कहती मेरी एक साल की छुट्टी कितनी थी? 15 दिन। इसने लेट से 20 साल जॉब किया, तो 20 साल मतलब इट बिकम्स इक्वल टू 10 मंथ सैलरी, इट बिकम्स इक्वल टू 10 मंथ सैलरी बच्चों। 15 महीने एक साल के, तो 20 साल के कितने? इक्वल टू 10 मंथ्स, 15 मंथ से 15 डेज इज हाफ अ मंथ, और उस समय इसकी सैलरी कितनी है? 5 लाख। कितने पैसे मिले? कह रही फॉर्च्यूनर ले आऊंगी मैं जाके। कह रही ये क्या चिंदी 40-40 हजार रुपये हर महीने लेके खत्म कर दूं? तो ये इसको पैसे मिले कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लीविंग द जॉब। दिस इज लीव एंड कैश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगेन बिकॉज ऑफ गिवन बाय मास्टर टू द फॉर हिज, ये भी सीओई का पार्ट होगा। तो ऐसे और पता नहीं कितने सारे कंपोनेंट आएंगे, मैंने आपको मेजर कंपोनेंट बताया। मेडिकल इंश्योरेंस भी थी ना कि एक यार मैं ऐसे तो तुम कहोगे ना, मैं गिनाते गिनाते तुम मर जाओगे। तुम्हारे घर में सिलेंडर का बिल कौन देता है? आपका बॉस, बिकॉज ऑफ पार्ट ऑफ सीओई। आपके बच्चे की ट्यूशन फीस कौन देता है? एम्प्लॉयर, क्यों? बिकॉज ऑफ पार्ट ऑफ। आपके धोबी के कपड़े के पैसे भी कौन देता है? होता है कुछ फॉर्म्स में ऐसा। गाड़ी में पेट्रोल कौन डलवाता है? बिकॉज ऑफ। तो दीज ऑल आर बेनिफिट इन काइंड, जो पर्क्स में आ गया, इसकी तो लिस्ट ही एंडलेस है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट लिखवाने बैठूंगा तो बूढ़े हो जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? फॉर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वॉट एवर इज गिवन बाय द मास्टर, मतलब एम्प्लॉयर, टू दी सर्वेंट कॉल्ड एम्प्लॉय, बिकॉज ऑफ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप फॉर हिज हैज टू बी ए पार्ट ऑफ सीओई। बिल्कुल सिंपल। अब जैसे यहाँ पे एक वियर्ड एग्जांपल लेता हूँ, 1 मिनट, उसके बाद फिर जो भी पूछेगा आप पूछ लोगे, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ कॉम्पोनेंट बुलवा दिया ना यार।
गया, बोलो क्या बोलो। पर जैसे गवर्नमेंट provides housing वगैरह to the army, to government, so ये सब भी CV. Yes, but simple. Their government act as employer and army personnel act as employees. तो जहां उनको राशन देते हैं, खाना पीना देते हैं, सब कुछ मिलता है उन्हें, बिकॉज ऑफ घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, उसका पेट्रोल मिलता है, बिकॉज ऑफ दे ऑल आर पार्ट ऑफ देयर सीओई। जिसको कह देते हैं बच्चों, प्लीज याद रखना, आज एक छोटी सी चीज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। वैसे तो आप बच्चे समझदार हो, तब तक इतने समझदार हो ही जाओगे। हमारे को नाक पूंछने की भी अक्कल नहीं थी, हमें पता नहीं था। जनरली जब आप जॉब करने जाते हो, पहली बात वो ना आपको कहता है, आपको आप इंटरव्यू क्लियर किया, सब कुछ क्लियर किया, वो कहता है आपकी सैलरी है 12 लाख पर एनम, आप खुश, 1 लाख पर मंथ स्टार्टिंग। अगर आज की डेट के हिसाब से 1 लाख पर मंथ, इट इज नॉट स्मॉल अमाउंट, इट इज नॉट स्मॉल अमाउंट, डिसेंट मनी। Okay. बट एक्चुअल में आपको मंथली लाख रुपए नहीं मिलता, हाथ में 60,000 भी नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि उस 1 लाख के अंदर कितने तो बेनिफिट इन काइंड है, कितने तो बेनिफिट इन, और कुछ टैक्स कट गया, तो आपके पास क्या है, 50, 60, 70 हजार। तो जब भी आप जॉब करने जाओ, वो कहेंगे सीटीसी, बोलो बुलशिट विद योर सीटीसी। योर क्वेश्चन शुड बी व्हाट विल बी माय टेक होम सैलरी। इन हैंड में उसको टेक होम सैलरी बोल देते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इन हैंड की जगह आजकल टेक होम सैलरी बोलते हैं। हम हिंदी में बोलते हैं भाई हमें कितने देगा, तो अब बोलते हैं कि टेक होम सैलरी कितनी होगी, दैट शुड बी अ क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ जॉब। बट चलो वापस आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जो मास्टर सर्वेंट रिलेशन से रिलेटेड मैं बात कर रहा था। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, देन आई गो फर्दर। डन, लॉक कर दो। चल चलते हैं आगे। थर्ड कॉम अभी नहीं लिखना, नहीं है बच्चों। हाँ, अरे पीटीआर भी नहीं लिखना अभी। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा लूं एक बार, फिर बस लिखना है वो हम साथ साथ मिलकर लिख लेंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मी। कहने से आई एम ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, मैं किसी की नौकरी नहीं करता। और यहाँ पे मैं बोलूँ, वो जसपाल भट्टी का एक सीरियल आता था, बेचारे अब चले गए, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। राइटर, फाइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सभी मैं हूँ, पढ़ा भी मैं रहा हूँ, इसको ओन भी मैं करता हूँ। तो मतलब इस बिजनेस का मालिक भी मैं हूँ और नौकर भी मैं ही हूँ। So the P&L balance sheet बनाते हो? I'm a chartered accountant. I do everything. So this is the second part I'm doing. First part I'm doing a practice. तो प्रॉपर हमारी सीए फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म, देर आई एम पार्टनर, तो वो पूरी रिटर्न बनती है, वो अलग है छोटो। यस, काम की बात पे आते हैं। तो मैंने कहा यार मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इससे पैसा, एज्यूम करो मैं सीए प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। आई एम जस्ट डूइंग दिस एज माई प्रोफेशन। मैंने आपको पढ़ाया, आपको पढ़ा के मैंने लेट से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए कमाए, दैट्स माई प्रॉफिट, माई बिजनेस इनकम। रॉन्ग, दिस इज नॉट माई बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम आपकी थी, बिजनेस इनकम आपकी थी जो एग्जांपल ले रहे थे अभी। मेरी इनकम प्योर बिजनेस इनकम नहीं है। क्यों? अब जरा बात करते हैं इकोनॉमिक्स की 11th स्टैंडर्ड की। हु रिमेंबर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? Cost of next best alternative foregone. क्या क्या? यस बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। Alternative for इसका ऑल्टरनेटिव नेम था, याद रखना, सीयूटी के लिए, ट्रांसफर अर्निंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर अर्निंग्स। मैंने जब 11th में पढ़ाया था तब बोला। बट वापस आते हैं बच्चों, इस बिजनेस के अंदर ईशान, अगर मैं खुद नहीं पढ़ाता, लाले की तरह धंधा चलाता, जैसे फ्रेंचाइजी होते हैं मैकडोनल्ड्स वगैरह, एलपीसीए मैंने भी आगे किसी को लेंड कर दिया, या मैं यहाँ पे क्या होगा, ऊपर आके बैठ गया और मैंने नीचे टीचर रख लिया, अकाउंट्स का टीचर आता है, 5 लाख रुपए सैलरी दे जाता है, डन। तो मेरा प्रॉफिट कितना आता? 25 लाख या 20 लाख? 20 ही आता ना। लेट से अभी मेरा प्रॉफिट 25 लाख है, क्योंकि यहाँ पढ़ा भी कौन रहा है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे को किसी को कुछ पैसे, बिजली का बिल छोड़ के या साफ सफाई का छोड़ के, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे टीचर हायर करूं, तो मुझे उसको लेट से एज्यूम 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो मेरा प्रॉफिट कितना? वो प्रॉफिट है ये जो इस केस में, 1 मिनट बच्चों, वो प्रॉफिट है। अभी जो मेरी इनकम है, वो प्रॉफिट भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, दोनों है, इट्स मिक्स्ड। कि मैंने जो 25 लाख कमाया, उसमें 5 लाख क्या है, कि अगर मैं यहाँ नौकरी नहीं करूं, अपने यहाँ नहीं पढ़ाऊं, कहीं नौकरी करने जाऊं, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे?
तो मतलब इस 25 लाख के प्रॉफिट में 5 लाख तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सैलरी को। और बाकी 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट को। तो मेरी इनकम क्या हो गई? मिक्स इनकम। और मैं कौन हूं? सेल्फ एम्प्लॉयड। तो थर्ड काइंड ऑफ अ कंपोनेंट क्या आता है? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेक बाय टेकिंग माय एग्जांपल। बिजनेस आप लोगों ने किया, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, सबको समझ आया। नौकरी मैंने की, प्योर नौकरी की जब बात कर रहा था, दैट वाज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बट एलपीसीए की बात करते हो तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों से पैसे कमा रहा हूँ उसमें कुछ पोर्शन सैलरी को रिप्रेजेंट करेगा और कुछ प्रॉफिट को। इसीलिए मेरे पास जो इनकम आई, दैट इज नीदर ए सैलरी इनकम नॉर ए बिजनेस इनकम, इट इज अ मिक्स इनकम ऑफ हु एम आई? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब बोलो, किसी को कुछ बोलना है? यस, दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट वाइज जो मुझे बात करना था इसमें। आप ऐसा करके बात हाँ, मैं बात ऐसा बड़ा बात नहीं नहीं बोल। तो अगर जैसे पार्टनरशिप में पढ़ा था कि अगर पार्टनर, वो बात तो बोला पार्टनरशिप में। ओके, लिखते हैं बच्चों। पॉइंट टू रिमेम्बर। हाँ, याद आ गया मेरे को, मैं जो एक पॉइंट बताना चाहता था। लेट से मैं आपके लिए नौकरी करता हूँ और मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते आ गया हार्ट अटैक, और एज पर द लेबर लॉ आपको मुझे 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आपकी तो बैंड बच जाएगी। बिजनेस में से कैश इतना निकल जाए और ऐसे 10 मेरे जैसे एम्प्लॉय अगर चले जाएं तो आपका तो 2.5 करोड़ गया। लेट्स बी प्रैक्टिकल। एनीथिंग कैन हैपन। पेंडेमिक के बाद तो कोई भी गिर जाता है यार, चलते चलते। तो मेडिकल हाँ, इसीलिए कंपनीज क्या लेती हैं? क्या वो मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए लिया? हालांकि मरने पे वो पैसा मुझे ही मिलेगा, बट हर साल कंपनी जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है, इज इट फॉर माई पर्सनल बेनिफिट और टू प्रोटेक्ट देयर ओन स्किन? क्या वो सीओई का पार्ट होगा? कि जो 2.5 करोड़ जो बढ़ने पे मिलेगा, तब तो मैं जिंदा नहीं हूं ना, मेरे को थोड़ी मिला। उसकी बात नहीं हो रही। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो कंपनी एवरी ईयर पे कर रही है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोटेक्टिंग माई लाइफ, टू इंश्योर माई लाइफ, वो पैसा क्या मेरी सैलरी का पार्ट होगा? कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां कंपनी ने वो इंश्योरेंस लिया टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट, नॉट फॉर माय पर्सनल बेनिफिट। दैट्स व्हाई दैट काइंड ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सैलरी इनकम कॉल्ड सीओ। तो इसीलिए ऐसा एक एग्जांपल ज्यादा है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, मैं अभी ले नहीं सकता, वो अदरवाइज उसी में पूरी क्लास और निकल जाएगी। तो क्रक्स क्या निकल के आया बच्चों? सीओई में क्या आएगा वो मैं अभी लिखवाऊंगा अभी। जो मास्टर ने दिया किसको? ये त्वचा पार्टी। विद रिस्पेक्ट टू सीओई, जो मास्टर ने दिया किसको? सर्वेंट को, बिकॉज ऑफ, फॉर हिज और हर पर्सनल बेनिफिट, विल बी काउंटेड एज सीओई। कि अगर कभी हम फंस जाए, कुछ कॉन्सेप्ट कंपोनेंट तो मैं लिखवा ही रहा हूं, बट अदर देन दैट कुछ आउट ऑफ द ब्लू आ जाए तो यू नो हाउ टू अटेम्प्ट इट। तो लिखते हैं बच्चों, पॉइंट टू रिमेंबर सबसे पहले। एनीथिंग, ब्रैकेट में, वेदर इन कैश और इन काइंड, गिवन बाय मास्टर। मास्टर की ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एम्प्लॉयर। टू द सर्वेंट, सर्वेंट की ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एम्प्लॉई। बिकॉज ऑफ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। फॉर हिज और हर पर्सनल बेनिफिट्स। इज काउंटेड एज सीओई। सीओई मीन्स compensation.
एम्प्लॉय के नीचे डबल ई को अंडरलाइन कर दो और एम्प्लॉयर में ई आर को अंडरलाइन कर दो पेपर में, क्योंकि इनका बड़ा रोल होता है। स्टार्टिंग तो सबकी सेम है एम एम, बट हम जल्दी में एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर पढ़ जाते हैं और एम्प्लॉयर को, उसी चक्कर में गलत हो जाता है मतलब। आता हमें होता है बट कई बार ये छोटी छोटी सिली एरर हो जाता है। लिखते हो चपाटी यहाँ तक दायशा लिटन? Yes, sir. 1 sec almost. लक्षित आवाज नहीं आ रही यार। आ रही है? अब आई है भाई। हमेशा लास्ट में ही क्यों आती है यार? नहीं नहीं, पहले भी आ रही थी। नहीं, किसी को नहीं आई यहाँ पे। सर तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो गया। ओके, लिख लिया बच्चों यहाँ तक? चलो, हमने क्या कैलकुलेट करना है इस मेथड में? जल्दी बोलो उत्तर। हमने ऊपर हेडिंग क्या डाली है जी? मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। और नेशनल इनकम का मतलब क्या था? एन एन पी एट। नेशनल इनकम कंप्यूट कर रहे हो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखोगे? जो निकालना है। और नेशनल इनकम की एब्रीविएशन क्या है? ये हमने सब पहली क्लास में सबसे पहले लिखा था। बाय नेशनल इनकम वी मीन एन एन पी एट एफ सी। इक्वल्स कौन से मेथड से निकाल रहे हो? इनकम मेथड से। और इनकम मेथड से क्या आता है? वो मैंने लिखवा दिया। बाय इनकम मेथड वी गेट डोमेस्टिक इनकम विच इज कॉल्ड एनडीपी एट एफ सी। अब मृगांक की बारी। जस्ट बैलेंस दिस इक्वेशन, जैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते थे। अब मैं नहीं बताऊंगा आपको। Right hand side पर will add depreciation. क्यों? नेट नेट डेप्रिसिएशन तो तब आता है जब ग्रॉस और नेट हो। डेप्रिसिएशन का तो कोई रोल ही नहीं है, ना स्विस रोल, ना चिकन रोल, ना ब्रेड रोल। तो right hand side और left hand side दोनों पे net है. हाँ, तो कुछ करना ही नहीं। दोनों पे पी है, कुछ करना ही नहीं। दोनों पे एफ सी है, कुछ करना ही नहीं। बस एक ही चीज डिफरेंट है, एन और डी। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एन का मतलब नेशनल, और राइट साइड पे डी का मतलब डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक छोटा है बड़ा? छोटा. और डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस? और अरे सॉकर वाली गेम, फीफा आ गया, एन लगा दो। ऐसे है ना? तो ठीक है, प्लस एन की। अब जो मैं इतनी देर से आपको बकवास सुना रहा था वही लिखने जा रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनडीपी एट एफसी क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनडीपी एट एफसी। कंपोनेंट्स ऑफ एनडीपी एट एफसी। सबसे पहला कंपोनेंट क्या था बच्चों? सब इनकम। अभी तक सेकंड फर्स्ट रोमन नंबर डाला था, उसके बाद मैंने चेंज ही नहीं किया। अभी सिर्फ एक्सप्लेन किया था बच्चों, लिख अपने। तो पहला कंपोनेंट क्या था बच्चों? मास्टर सर्वेंट वाला कॉम्पेंसेशन ऑफ। हाँ, मैंने बताया वो नंबर 2 या नंबर 3 पे था। बट ऑर्डर वाइज है, लिखते वक्त कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नौकर आदमी, सीओई। इसमें मेजरली क्या क्या आ जाएगा? वेजेस एंड सैलरीज इन cash in bank. और contribution to social नंबर 2 वेजेस एंड सैलरीज इन security. काइंड। काइंड इज कॉल्ड क्या benefits नहीं, वो P से कुछ होता है. परक्विजिट्स। Perks. ये आपको वर्ड याद रखना जरूरी है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स विच इज कॉल्ड बेनिफिट इन काइंड। हाँ, Perks नहीं होता, perks. हाँ पर्क्स बच्चों वो शॉर्ट फॉर्म है, बट टेक्निकल वर्ड उसका जो ऑफिशियल वर्ड है मतलब वो परक्विजिट्स है। दिवाली पे क्या मिलता है? और आपके बुढ़ापे के लिए, आपके लिए पिगी बैंक, जो डिफरेंट डिफरेंट नाम के हैं, उसमें कौन कंट्रीब्यूशन डालता है? आप भी डालते हो और एम्प्लॉयर भी। बट आप वाले कंट्रीब्यूशन से मुझे कुछ लेना देना, क्योंकि वो तो आपने सैलरी में से दिया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा बता? Employees contribution to social security. क्वांटी, मतलब वो वाली क्वांटी नहीं है जो आप सोचने बैठ जाओ, शॉर्ट में लिखती है। कंट्रीब्यूशन मीन क्वांटी टू Social security. इसकी। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम में क्या क्या आ जाएगा? प्रोविडेंट फंड आ जाएगा, Maternity. वो काइंड में आ जाता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में क्या आ जाएगा? प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? लीव सैलरी। और क्या आ जाएगा? ग्रेचुटी, जो मैंने आपको टर्म सिखाया। सर पेंशन का कैसे होता है?
हाँ बच्चों, पेंशन का कैसे? हाँ वो भी आता है बच्चों। ब्रैकेट में लिखना रिटायरमेंट। अभी मैं इसका एक अलग से नोट भी लिखवाऊंगा कल। कौन सी पेंशन? रिटायरमेंट पेंशन। सर और भी कोई पेंशन होती है? हाँ, ओल्ड एज पेंशन। सर व्हाट इज ओल्ड एज पेंशन? नोट लिखवा दूंगा अभी। हमारे भारत में जो भी इंसान 70 और 75 से ऊपर है, जिसके मम्मी पापा भाई बहन नहीं है, और उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हमारी भारत सरकार उसे 2000 या 2500 पर मंथ, सुनने में आ रहा है शायद 5 करने जा रहे हैं या कर दिया, मुझे याद नहीं, पर मंथ पैसे देते हैं, जिसके लिए आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो वो यूनिलैटरल या बाईलैटरल? वो तो बस आपकी एज उतनी हो गई, आपको मिल गया, आपने तो उसके बदले सरकार के लिए कुछ भी, तो फिर वो ट्रांसफर हुआ है या फैक्टर, इसीलिए वो काउंट। तो मैंने इसलिए यहाँ वर्ड क्या लिखा, कौन सी पेंशन, ना कि ओल्ड एज पेंशन, वो अलग से नोट लिख देंगे। क्लियर है बता मेरी बात? तो ये हमारा आया फर्स्ट कंपोनेंट, पैसा कमाने का तरीका। देन ये कंपोनेंट नंबर 1 प्लस कंपोनेंट नंबर 2। टू सर्ड मैं प्लस कैसे? ऑपरेशन करके। हॉस्पिटल वाला नहीं, धंधे वाला, जिसका नाम ऑपरेटिंग सरप्लस बोले तो टू सर Variable salaries in kind. काइंड ऑफ परक्विजिट्स बच्चों। सर PERQUISIT। हाँ मेरा मतलब सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा आपने? परक्विजिट। नहीं नहीं, इसके नीचे वाले पॉइंट में ब्रैकेट में। SSS सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कई बार ये पेपर में SSS लिख देते हैं वो, हम सोचने बैठ जाते हैं पता नहीं क्या दे दिया यार, एब्रीविएशन यूज कर लेते हैं। नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस। रेस्ट इन पीस विद रोहित। मेरा नाम क्यों खराब करते रहते हो यार? R स्टैंड फॉर रेंट, I स्टैंड फॉर, P स्टैंड फॉर। अब मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और इसको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा अनन्या। इसको लिखोगे मेरा पुत्र प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिख दोगी PBT। एक ये पॉइंट है जो न्यूमेरिकल करते वक्त खुशी बहुत तंग करता है और हमें बड़े सारे गम दे जाता है, तो हम इसके बारे में बात करें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड देन एंड थर्ड लास्ट कंपोनेंट विच इज घर में घूमती है माउस, हमने कर दिया उसे माइस। MISC शॉर्ट फॉर्म लिख दी, कॉल्ड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो टेक्निकली NDP एट FC क्या बना? 1 + 2 + 3। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, आपको स्पेस नहीं बचा था। तो NDP एट FC अंडर दिस मेथड इज नथिंग बट 1 + 2 + 3 COE OS एंड MICE। When we add all of these together we get domestic income which is called net domestic product at factor cost। फिर उसमें हम छोटा बड़ा लगा के NFIFA ऐड करके नेशनल इनकम निकाल लेंगे ना। वापस आते हैं बच्चों पॉइंट टू रिमेंबर पे। नंबर 1, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। विजुलाइज करो बच्चों मेरे साथ, जस्ट गिव मी 2 to 3 minutes एंड विजुलाइज विद मी। मैंने प्रॉफिट कमाया पूरा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कमाया तो क्या कहते हैं ना, प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा। हमारे जमाने में तो ऐसे ही होता था, आजकल का पता नहीं। तो अगर आज प्रॉफिट अर्न किया तो उस पर भारत सरकार को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। लेट से टैक्स रेट इज 20%। लेट से टैक्स रेट इज 10 लाख। मैंने प्रॉफिट अर्न किया, 20% टैक्स कम्स आउट टू हाउ मच? मेरी जेब में कितना बचा? कैन आई कॉल दिस 8 लाख एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? और इसमें 2 लाख का टैक्स ऐड करूंगा तो बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसीलिए बच्चों पेपर में टीचर करते हैं मजे आपके साथ। वो आपको क्या दे देते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको मैंने 8 लाख बोला था, शॉर्ट में पैट लिख दिया बच्चों। तो आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? टैक्स। इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट धंधा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इसमें मैंने क्या लिख दिया बच्चों? प्लस कॉर्पोरेट। सो फॉर सो गुड। अब 1 मिनट के लिए रुक जाना। लेट से मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया,
भारत सरकार मुझसे कितना टैक्स ले गई? 2 लाख। बचा कितना? 8 लाख। 8 लाख बचा। आई रिपीट, 8 लाख बचा। तो अब मैंने शाहरुख खान की देखी पिक्चर, वो पुराने जमाने वाली, जीना है तो हर पल जियो, फिर क्या पता कल हो ना हो। भाई इस साल प्रॉफिट हुआ है, पता नहीं कल हो ना हो। तो क्या मैं पूरे 8 लाख उड़ा दूं? कुछ तो बिजनेस में रिटेन कर लूं, कुछ तो बिजनेस में रिटेन कर लूं। लेट्स से आई डिसाइडेड टू रिटेन 3 लाख, और बाकी 5 लाख मैंने किसको दे दिया? शेयर होल्डर्स। सर हु आर शेयर होल्डर्स? द पीपल हु ओन द फर्म, ओन द। मैं रिलायंस का मालिक हूं, एक शेयर है मेरे पास, क्योंकि ओनरशिप कम्स विद, जो लोग सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले हैं, ओनरशिप कम्स विद शेयर। चाहे इतू सही हूँ, मालिक तो हूं, एक शेयर है मेरे पास रिलायंस का। तो जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा पोर्शन जब वो शेयर होल्डर को देती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो अब मेरे को बताओ, 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख कितना होता है? विच इज माई प्रॉफिट। हाँ ठीक कह रहे हैं मेरा बेटा। इसी को हमने क्या बोला था अभी? तो कहना है से, एट टाइम्स आपको वो क्या दे देगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो उसमें आपको सिर्फ क्या ऐड करना है? टैक्स, जो हमने फॉर्मूला लिख दिया। एट टाइम्स वो आपको ये 3 इंडिविजुअल कंपोनेंट दे देगा। तो आपको इन तीनों कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा? तभी तो 10 लाख बनेगा, क्योंकि मुझे अपने फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए? पी बी टी। तो इसलिए बच्चों लिखते हैं पिछले पेज पे, और सीटी, सीटी स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट टैक्स, और उसके बाद यूपी, यूपी स्टैंड फॉर, वो शिल्पा शेट्टी का गाना मत गाने बैठ जाना कटे यार, यूपी बिहार लूटने। वो आजकल ऐसे ही गाने सुनते हैं छिछोरों वाले, तो वो वाला नहीं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। अभी बता रहा हूँ मुझे उसके बहुत सारे नाम, एक मिनट। तो डिविडेंड का दूसरा नाम मेरा बच्चा पार्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत सारे नाम है, अभी बता रहा हूँ पुत्र, वो सारे नाम याद रखना जरूरी है। इसको एक तो बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, और बोलते हैं मेरा पुत्र सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। यूपी बोलो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलो, रिटेन्ड अर्निंग बोलो, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर बोलो, या फिर रिजर्व्स बोलो, इट इज वन एंड द, you call it by any name, it's one and the same thing. तो यहाँ पे टीटी का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स मेरा पुत्र, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। Then point to remember number 2, old age pension being transfer income and hence not to be taken into account. Old age pension being transfer income and hence not to be taken into account. आज के लिए इतना काफी है, रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बट इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों, एक मेथड और दिखाऊंगा उसके बाद, एंड देन नेक्स्ट फ्यू क्लासेस वी जस्ट हैव टू डू क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। बाय सर, थैंक यू। बाय बतर।